एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो कि एक शादी करता है, फिर वह शादी करने के बाद वह अपनी जो कि पत्नी को लेकर एक शहर में जाता है, जिससे वह ज़िंदगी के लिए अच्छा गुजारा करने के लिए वह शहर में जाता है। और वह शहर में रहते रहते उसके जो कि धीरे धीरे 9 साल बीत जाते हैं। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आता है कि जो कि उस आदमी को अपनी ही ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। लेकिन जब उस आदमी की बॉडी मिलती है तो इससे यह खुलासा होता है, जो निकल के सबके सामने आता है, उससे यह सुनकर सबके वहाँ पर पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दोस्तों इस घटना से बहुत ही जो कि दर्दनाक हादसा उभर के सामने आया था दोस्तों। इसीलिए इस घटना को आप पूरा सुन के जाइएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के। और वहां पर जो कि महाराज मोहनलालगंज के, और उसी मोहनलालगंज के पास एक करोना गांव के पास ही, जो कि उसी करोना गांव के पास एक निकलता हुआ थोड़ी दूर पे जाके वहां बकनोला पुल के पास के नीचे ही एक जो कि एक बॉडी मिलती है, जिससे वहाँ के लोग जब सुबह निकलते हैं तो वह बॉडी देख के तुरंत वहाँ से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वो इकट्ठा होते हैं तो तुरंत वहाँ पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे मौके पे ही पुलिस पहुँच जाती है। फिर उस लाश को ज़्यादा वक्त पहचानने में नहीं लगता, क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं, कुछ लोग उस आदमी को पहचान रहे होते हैं और वह बताते हैं कि आदमी जो कि इसी जो कि डलोना गांव का रहने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम जो कि आसाराम रावत है, जो कि इसको उम्र लगभग 35 साल थी। और यह जो कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहता है। और इसकी जो कि शादी हो चुकी है, और इसकी शादी जो कि आज से जो कि 9 साल पहले हुई थी। और यह अपने गांव से, जो कि इसका गांव का नाम लखनऊ के ही गोसाईगंज के ही क्षेत्र में, जो कि कमलापुर नगर के ही क्षेत्र में रहता है। और उसी गांव से यह चल के आज से 9 साल पहले यह अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लखनऊ के इसी जो कि डलोना के गांव में ही रहने लगता है, जिससे यहाँ पर आता है और यह कमरा लेता है मकान पे, और रहने के लिए यहाँ पर नौकरी ढूंढने लगता है। जिससे ढूंढते ढूंढते इसको नौकरी मिल जाती है। और कुछ दिन तो करता है, लेकिन यह नौकरी चलता नहीं है, जिससे फिर यह ऑटो अपना ले लेकर यह नौकरी के लिए रोज़ गुजारा करने लगता है। और जो कि इसकी बीवी है, इसकी बीवी का नाम रूपमा है, जो कि इसके आज में जो कि दो बेटे हैं और एक बेटी है। इस ज़िंदगी में अच्छे से गुजारा कर रहा होता है। लेकिन जब इस चीज़ की पुलिस वहाँ पर देखती है उसके लाश को, तो तुरंत वहाँ से पुलिस इस लाश को उठा के वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और लेकिन जब उसके पत्नी को बुलाया जाता है तुरंत ही, निरुपमा को, तो वह उसकी बॉडी को तुरंत पहचान भी लेती है। और वह जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार के रोने लगती है। तो पुलिस उससे वहाँ पर थाने में पूछती है कि आखिर क्या हमें इसके बारे में कुछ बताओगी, इसके साथ क्या हुआ और यह कैसे हुआ। तो उसकी पत्नी बताती है कि यह रोज़ की तरह जो कि 25 अप्रैल 2019 को यह घर से बाहर निकले थे, या जो कि ड्यूटी पर जा रहे थे रिक्शा ऑटो चलाने के लिए। लेकिन वह शाम को नहीं आते, लेकिन रोज़ आ जाते थे, लेकिन आज नहीं आए। जब नहीं आए तो हमारा जो कि बड़ा बेटा सौरभ के साथ मिलकर हम वहाँ से ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के बाद जब नहीं मिलते कई जगह पर, तो तुरंत वहाँ पुलिस थाने में पहुँच कर, मोहनलालगंज के पुलिस थाने में पहुँच कर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और फिर वहाँ पर सुराग नहीं मिलता है, जिससे आज या 2 दिन बाद हमें इस अवस्था में मिले। तो वो लोग रोने लगते हैं। फिर इसके बाद पुलिस पूछती है कि आखिर क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो वह लोग तो बस इसी बात के लिए बैठे थे कि हमारे किसी से कोई बात नहीं शक है, किसी बात के लिए नहीं शक है। बस हमें यही लगता है कि आज से 2 दिन पहले हमारे जो कि गांव का रहने वाला व्यक्ति, जो कि जिसका नाम मोहित शाह था, और उसका जो कि एक छोटा भाई था अंजू, के खिलाफ जो कि वो लोग नामजद FIR दर्ज करवाते हैं। जो कि वह व्यक्ति दोनों थे, जो थे मोहित और अंजनू, दोनों जो मिल के कांड करते हैं। एक दिन जब 2 दिन पहले उन लोगों से झगड़ा हुआ था उस आसाराम से, और यह बात जो कि उसकी पत्नी जो कि निरुपमा पुलिस से बता देती है। पुलिस उन दोनों के खिलाफ जो कि धारा 302 और 201 और 300 और अंदर 506 धाराएँ लगाकर उन पे जो कि नामजद मुकदमा दर्ज करती है। फिर उन दोनों को जो कि पुलिस तुरंत ढूंढना शुरू कर देती है। और जब लगभग कुछ दिन बीतने के बाद, जो कि लगभग वह तुरंत ही उसके तीसरे दिन, जो कि 27 अप्रैल 2019 के, वो लोग पुलिस के जो कि थ्रू, जो कि किसी के थ्रू वह पकड़े भी जाते हैं। और जब पुलिस उनको पकड़ती है तो उनसे पूछताछ करना जब शुरू कर देती है, तो वह उस समय कुछ नहीं कबूलते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पुलिस उनकी CDR की, मोबाइल नंबर की CDR निकाल के लाती है और उनके सामने रख देती है, तो उनके लिए जो कि कबूलना भी
जो कि वहाँ से मुकरना भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब वह कबूलने लगते हैं, जो कि मोहित और अंजुनु दोनों मौजूद होते हैं, उसी समय कबूलने लगते हैं। वह बताते हैं कि जब आज से 9 साल पहले इनकी शादी हुई थी और यहाँ अपनी पत्नी को लेकर, यहाँ निरुपमा को लेकर, जो कि साथ में यहाँ रहने आए थे, तो हम भी इनके गांव के थे और साथ में उसी समय हमको ले आए थे। और हम दोनों भाई, जो कि अंजुनु और मोहित, जो कि दोनों बोलते हैं, हम दोनों भाई साथ में रहते थे। फिर वह ऑटो के साथ हम चलाते थे, तो हम उनके साथ भी अच्छे से काम किया करते थे। और फिर इनके घर पे आया जाया करते थे, कमरे पे, जो कि ये लोग रहते थे उसी के डरोना गांव में जाके साथ में रहते थे। और डरोना गांव में वो दोनों, जो कि दोनों भाई, उसके कमरे पे जाया करते थे। और अचानक से उसके जब बीबी को देखते हैं, आसाराम के बीबी को, निरुपमा को, तो देख के वह दीवाना हो जाता है। जो कि उसका बड़ा भाई, जो कि मोहित होता है, वह दीवाना हो जाता है, फिर उसके पीछे पड़ जाता है। तो उसकी जो बीबी होती है, वह दूध लेने के लिए, मोहित जो कि एक दुकान खोल के रखा उसी एरिया में, उसी पे दूध लेने के लिए उसकी बीबी निरुपमा आती है बराबर। और जब आने लगती है तो वह, जो कि उसी समय निरुपमा से बोलता है मोहित, क्यों ना भाभी आप घर पे रहो, हम आपके लिए दूध ले आएंगे। रास्ते में ना जाने कौन क्या क्या कहता है आपके बारे में। तो वह निरुपमा खुश हो जाती है और वह, जो कि दूध देने के लिए तब जाता है उसके घर पर, जब वहाँ पर, जो कि आसाराम नहीं होता है। और तब वह दूध देने के लिए पीछे से जाता है और यह जाता है लगातार। कुछ दिन ऐसा चलता रहता है। अपनी मन की बात वह खोलने के लिए एक दिन निरुपमा से बोल देता है। और जैसे ही वह अपनी मन की बात बोलता है तो निरुपमा गुस्सा हो जाती है, उससे बोलती है कि आज के बाद दोबारा मत बोलना, नहीं तो यह बात अपने तुम्हारे, जो कि भैया से बोल देंगे। तो वहाँ उसी समय मोहित वहाँ से चला आता है। लेकिन मोहित के अंदर यह भावना जगती रहती है कि हमें निरुपमा को चाहना है तो चाहना है, क्योंकि वह निरुपमा, जो कि शादीशुदा औरत थी, और लेकिन तब भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर एक दिन जब ऐसे बीता, कुछ दिन और बीता, फिर वह जाके उसी समय निरुपमा फिर बोलने लगा। लेकिन निरुपमा गुस्सा हो गई, और होने के बाद जैसे ही निरुपमा को बोला तो निरुपमा उसे 2 थप्पड़ मार दिया और फिर उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन वह जाने वाला नहीं था। और पता चला कि उसके, जो कि भैया आसाराम आने वाले हैं, तो वहाँ से तुरंत पीछे से भाग जाता है। और इस चीज़ की भनक, जो कि निरुपमा अपने पति आसाराम को बता देती है। और बताने के बाद वहाँ पर आसाराम भी गुस्सा हो जाता है और जाके उसे उसी समय उसके, जो कि मोहित को समझाता है और बोलता है कि वह तुम्हारी भाभी है, तुम हमारे गांव के है, तुम हमारे ही गांव का इज्जत उछालोगे तो क्या होगा। लेकिन यह बात समझने वाला मोहित नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन तब भी वह, जो कि मोहित मानने वाला नहीं था, वह निरुपमा के पीछे पड़ गया था कि हमें उसको चाहना है तो चाहना है। तो फिर एक दिन क्या होता है, जब सब लोग आंगन में अकेले सो रहे थे, तो उसी समय, जो कि एक सुनसान हुआ पड़ा था, शाम का टाइम था, और जो कि वहाँ पर वह जाता है, मोहित पीछे से जाता, वहाँ कूद जाता है अंदर। और कूदने के बाद, और उसके साथ निरुपमा के साथ उसका छोटा बेटा सोया होता है। सोने के बाद वह उसके, जो कि हाथ जाके पकड़ लेता है। अब मोहित जब पकड़ लेता है तो निरुपमा को जैसे ही पकड़ता है तो निरुपमा उड़ जाती है और खड़ी होकर फिर वह उसी समय मोहित को 2-3 थप्पड़ लगा देती है, जिससे आवाज़ सुनकर उसका, जो कि पति बाहर सोया हुआ होता है आसाराम, वह उठ के अंदर आ जाता है और देखता है तो वह तुरंत और गुस्सा करता है। उसी समय उसको, जो कि मोहित को वह बहुत मारता है और मारने के बाद उससे बोलता है आज के बाद हमारे घर आना ही मत। और यह चला जाता है। मोहित जाने के बाद वह अपने छोटे भाई से यह बात बताता है, जो कि जुगनू से बताने के बाद यह, जो कि सारी बात जब बता देता है तो उससे बोलता हमें यह बदला लेना है कि उसने हमें मारा क्यों, और हमें इसको रास्ते से हटाना है। तो जब दोनों भाई मिल के मोहित और जुगनू बातें करते हैं और यह सलाह लेते हैं कि जो कि हम उसके मारना है तो मारना है। फिर एक दिन यह दोनों प्लान बनाते हैं, जो कि 25 तारीख को, 25 अप्रैल 2019 को, उसी समय, जो कि मोहित के पास, मोहित, जो कि फ़ोन करता है आसाराम के पास और पूछता है कि आज तुम कितने बजे निकलोगे। तो वह बताता हम टाइम से तो निकलेंगे। तो उसी समय वह लोग फ़ोन रख देते हैं। और जब रख देते हैं तो शाम का टाइम होता है 25 अप्रैल का, और वह जाके मोहनलालगंज के ही पास में वह ऑटो का वेट करते हैं। दोनों मिल के, दोनों भाई खड़े होते हैं, जो कि मोहित और जुगनू खड़े होने के बाद ऑटो वेट करते हैं। तो वहाँ पर, जो कि आता है, तुरंत ही वह आसाराम ऑटो लेकर पहुँच जाता सवारी के लिए। तो वह देखता है तो दोनों खड़े हैं, उनको, जो कि उसी समय दोनों गाड़ी में बैठ जाते। वह बोलते हैं हमें घर ले चलो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिला। तो वह तैयार हो जाता, चलते, बोलता चलो ठीक है। लेकिन जब रास्ते में ऑटो में बैठ के जाने लगते हैं तो वहाँ से एक मोहित, जो कि एक शराब की बोतल निकालता है और वह पकड़ा देता है आसाराम को, बोलता है चलो आज हमें मिल के इसी ऑटो में रोक के यहाँ पर पीते हैं। तो वह आसाराम नहीं मानता, लेकिन कहते चलो हम पीते हैं, लेकिन पियेंगे तो इससे तुमसे पैसा हम नहीं लेंगे, और जो कि तुम्हारा जो किराया बन रहा हम उसको तुमको दे ही देंगे। फिर यह बात, जो कि आसाराम मान जाता है। वह तीनों मिल के ऑटो में शराब पीते हैं
और पीने के बाद जो कि मोहित जुगनू से फिर बोलता है कि जाओ एक शराब की बोतल और ले आओ जल्दी से। फिर वह जाता शराब की बोतल दूसरी ले आता है। फिर उसी समय जब रुका होता है तो वह बोलता है कि शराब दोनों जब नशे में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे वह शराब ज़्यादा जो कि आसाराम को ज़्यादा पिलाते दोनों भाई, और नशा हो जाता है ज़्यादा तो आसाराम बोलता हमसे गाड़ी नहीं चला जा रही है। तो वह बोलता है कि जो कि उसी समय उसका भाई मोहित कि चलो ठीक है, हम अपने दोस्त के पास जो कि वह अतुल के पास ले जाते हैं। और अतुल जो कि वह होता है मध्य प्रदेश के रहने वाला, जो कि वह कटनी का ही है। और उसका एक अतुल का ही एक कमरे में जो कि पाननसीब में रहता था अब्दुल हसन, जो कि वह भी एक उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिले की रहने वाला था। फिर उसी के जो कि अतुल के पास वह ऑटो ले जाते हैं उसी के कमरे में। फिर वहाँ जाकर वह दोनों बैठे होते, वह उसी समय आसाराम जाने लगता है। तभी उसका जो बेटा होता है वह फ़ोन कर देता है कि पापा आप कब आ रहे हैं। जो बड़ा बेटा होता है वह जो कि तुरंत इसके पास जो कि फ़ोन कर देता है। वह बोलते हैं कि बेटा मैं आ जाऊंगा, अभी आने वाला, मैं निकल रहा हूं। तो वह फ़ोन तुरंत रख देते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि अभी तुम और पियो, जो बोतल हमने लाया है वह बोतल तुम्हें पीना होगा तब तुम जा सकते हो। तो बोलता है क्या बात है, नहीं, बोलता चलो हम साथ मिलकर पीते हैं। फिर वह उसी समय उसके जो दोस्त होते हैं मोहित के, और वह जो कि अतुल और अब्दुल्ला हसन दोनों बैठ के चारों मिल के वह शराब पीते हैं। और पीने के बाद जब ज़्यादा नशे में हो जाता है आसाराम, तो उसके उसी समय पीछे से हाथ और पैर बांध देते हैं। बांधने के बाद जब वह गिर जाता है तो पीछे से उसको धारदार हथियार से बहुत तेज़ से वार करते हैं, जिससे वार करते करते जो कि और करते करते वह दम तोड़ देता है। और फिर उसके शरीर जो कि पूरी तरह से जब पूरी तरह से लहूलुहान कर देते हैं, तो वह पूरी तरह से जब वह अपनी अंदर की बात जो कि पूरी तरह से वह होश खो देता है, वह मृत को हो जाता है। फिर वह उसके शरीर को उसी टेम्पो में भर के वह ले जाकर उसी ही जो कि कोरोना गांव के ही बोगला पुल के नीचे ही वह लेकर फेंक देते हैं। फिर वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं और सोचते हैं हम बच जाएंगे। लेकिन जब यह मामला वह पुलिस सुनते हैं इनके मुँह से, तो पुलिस उसी समय हैरान और परेशान हो जाती है। और सुनने के बाद पुलिस उन लोगों को जो कि जेल में डाल देती है दोस्तों। और फिर उनको जो कि यह बताया जाता है कि आखिर तुमने एक तरफा जो कि अगर यह बात तुम्हें बोलना था अपने भाई से बोल सकते थे, हो सकता था कि आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें है कि आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको सावधान और सतर्क करना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।